Assalamu alaikum, everyone. This is our extra class, and we were discussing in our last class that we are keeping a test on this coming Tuesday. देखो, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि आप कौन से क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करेंगे सर्कल में। देखो, सर्कल के टॉपिक में ना क्वेश्चंस हैं ही बहुत थोड़े से। सर्कल के टॉपिक में क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, तो देयर इज नो फिक्स थिंग कि हम क्या सॉल्व करेंगे क्या नहीं। वो जो वर्कशीट्स मैंने ग्रुप पे डाली हैं उस सब में मैंने साथ में जो है वो मार्किंग स्कीम्स वगैरह लगाई हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वी आर फर्स्ट रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज, और ये मैंने क्लास में कॉपी करवाए हुए ये फॉर्मूलाज जो है मैंने आज ग्रुप पे फॉर्मूलाज डाले भी हैं। देखो, सर्कुलर मोशन का प्राइमरी कॉन्सेप्ट ये था कि सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। Circular motion is a periodic motion which repeats itself at regular intervals of time. Circular motion is a periodic motion, और ये अपने आप को जो है वो रिपीट करती रहती है। जो सर्कुलर मोशन होती है ये अपने आप को रिपीट करती है। मैंने आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी विच इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। दिस इज एन एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और उसके मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि क्योंकि वेलोसिटी बदलती है एज अ वेक्टर, इसलिए ये एक्सेलरेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। फिर हमने जो डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। पूरा चैप्टर इसी पर बेस करता है कि व्हेनेवर समथिंग हैज टू बी मूविंग इन अ सर्कल, इट इज एन इंपल्सिव मोशन। You can't actually rotate something on its own. You have to give an external unbalanced force, and that resultant force must be directed towards the center. So if an object is moving in a circle, the resultant force is directed towards the center of the circle. This resultant force is called centripetal force. ये हमारा प्राइमरी कॉन्सेप्ट था। फिर हमने इसकी कुछ डेरिवेशन वगैरह जो है वो डिस्कस की थी। मैंने आपको ये फॉर्मूलाज कॉपी करवाए थे। जो पहला फॉर्मूला है आपको नजर आ रहा है, देखो जो पहला फॉर्मूला है वो S इज इक्वल टू आर थीटा है। ये पहला फॉर्मूला आर्क लेंथ को शो करता है। जो तुम में से जो लोग मैथ्स लेते हैं उन्होंने इसको पढ़ा हुआ है कि ये चीज आर होती है और ये चीज एस है और ये थीटा होता है। अच्छा, इसी तरह नीचे ओमेगा का मतलब है थीटा अपॉन टी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। A2 जो है उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज के रट्टे लगने चाहिए। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला ओ लेवल का है, ये भी ओ लेवल का है। हाँ, ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। फिर हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा, वो 1 अपॉन टी होता है। फिर आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाता है। उससे फिर हमने थीटा का फॉर्मूला भी बनाया, ओमेगा टी। अच्छा, फिर ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। V का मतलब है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप सब लोग मेरे साथ जरा फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो।
उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसके भी दो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर और एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो तुम्हें A2 में सारे फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, तो फिर मेमोराइज ही करना पड़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज करते रहो तो उसकी एक मेमोरी लाइन बन जाती है। जब तुम इसके पास पेपर देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर सर्कुलर मोशन जो है ये ज्यादा पेपरों में स्टैंड अलोन नहीं आता। ज्यादातर ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एक्चुअली सेपरेट फॉर्म में, यानी सॉरी ग्रेविटेशन के साथ मिक्स होकर। तो ज्यादातर ये जो टॉपिक है ये ग्रेविटेशन के साथ मिक्स होकर आता है, उसका ये सिस्टर टॉपिक बन के आ जाता है। हम लोग कुछ रिवीजन हमने कर लिए, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, और हमने उसके साथ फॉर्मूला रिवाइज कर लिए। मैं पहला क्वेश्चन रख रहा हूं, और जाहिर है कि आप सब लोग अपने अपने डिस्कशन साथ में मेरे साथ कर सकते हो। जब मैं पूछूं तो आप मुझे जवाब दे सकते हो, लेकिन अदरवाइज अपने माइक्स बंद रखिएगा ताकि हमिंग ना हो। देखो, मैं पहला क्वेश्चन जो रख रहा हूं वो रख रहा हूं 2014 का, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है तो तुम चाहो तो अपने उसको अपनी रीड एंड राइट वाली बुक ला सकते हो। अगर तुम लोगों ने रीड एंड राइट वाली बुक ले ली है तो उसको ले आओ और साथ रख लो, और अगर नहीं तो ईयर नंबर नोट कर लो। द मास m ऑफ अ स्फेरिकल प्लैनेट मे बी assumed टू बी अ पॉइंट मास एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। अब ये जो लैंग्वेज है ना, मैंने क्लास में इसमें बड़ा काम किया, और आप होपफुली आपको ये बातें अब याद हो गई हों कि पॉइंट मास, एजम्पशन, सेंटर ऑफ द प्लैनेट, ये इस चैप्टर की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। असल में जो प्लैनेट होते हैं वो एज्यूम किए जाते हैं कि वो पॉइंट मासेस हैं, वरना ना तो वो स्फेरिकल होते हैं ना वो पॉइंट मासेस होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। A stone traveling at a speed v in a circular orbit of radius r about the planet is illustrated in this figure. अच्छा, ये पहला क्वेश्चन जो है ये ग्रेविटेशन पर है, ये इस पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। खैर, बारह थोड़ी सी रिवीजन हो गई। पहला जो क्वेश्चन है उसका मसला ये आ रहा है, पहला जो क्वेश्चन है उसका मसला ये आ रहा है कि वो ग्रेविटेशन के साथ मिक्स है। यही इस चैप्टर में प्रॉब्लम आता है कि इस चैप्टर में ना ग्रेविटेशन के सवाल के साथ भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक आता ही ग्रेविटेशन के साथ है। जून 2014 2014 पेपर 42 क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा देखिएगा, डिफाइन द रेडियन। मैंने आपको रेडियन की डेफिनेशन सिखाई थी, एस इज इक्वल टू आर थीटा, और आर, और मैंने कहा था थीटा को सब्जेक्ट बना लो, एस अपॉन आर हो जाएगा। अब अगर मैं एस को रखता हूं 1 मीटर, आर को रखता हूं 1 मीटर, तो जो रेडियन होगा वो थीटा पे आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था कि अगर 1 मीटर का आर्क लेंथ हो और 1 मीटर का रेडियस हो, तो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे 1 रेडियन। अगर आर्क लेंथ, देखो कॉन्सेप्ट क्या है मार्किंग स्कीम का, अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर कर दोगे तो फिर थीटा का मतलब हो जाएगा 1 रेडियन। ये तुम डेफिनेशन इसी तरह याद कर लो। इस डेफिनेशन को इसी तरह याद कर लो। A telescope gives a clear view of a distant object when the angular displacement between the edge of the object is at least this much radian। ये तुम्हें जो दिया हुआ है, ये वाला, ये जो तुम्हें वैल्यू दी हुई है, ये थीटा है। वो सबटेंडेड टू लैंग्वेज है, वो तो तुम वर्ड टू वर्ड याद कर सकते हो, मैंने तो एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया ना।
तो अच्छा, अब देखो, द मून इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, estimate the minimum diameter of a circular crater on the moon surface that can be seen using the earth using the telescope. अब अगर आप यहाँ पर अर्थ पे बैठे हुए हैं, तो जब आप किसी चीज को देखते हैं, जो लोग फोटोग्राफी भी करते हैं उनको पता है कि इस तरह का एक्सेस बनता है, विजन बनता है, और ये वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली डायग्राम है। अब वो कह रहे हैं कि उसने जो मून इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ये मून का डिस्टेंस है, एस्टिमेट द मिनिमम डायमीटर ऑफ सर्कुलर क्रेटर ऑन द मून सरफेस दैट कैन बी सीन। अब इसमें आपको डायमीटर मांग रहा है, आपको एंगल दे चुका है वो, और मून का अर्थ से डिस्टेंस भी दे दिया उसने। तो अगर मैं यहां पर ऐसे करके अर्थ बना दूं, और ये मेरे पास मून है, और आपको पता है कि मून ऐसे घूम रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना मून का, ये जो मून का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, ये वाला देखो 3.8 इंटू 10⁵ मैं इसको किलोमीटर से मीटर बना लेता हूं, ठीक है। और ये वैल्यू जो है असल में वो वैल्यू ये वाली है। अब जब मून घूमेगा, तो मून घूम कर सपोज यहां तक आ गया, तो अगर कोई बंदा अर्थ पे बैठा होगा तो मून तो घूम रहा है, तो वो जो क्रेटर नजर आएगा वो घूमते हुए मून से दिखेगा। तो ये आपसे जो चीज असल में मांग रहा है, वो असल में ये चीज सीधी वाली मांग रहा है, वो निकलेगा तो यार आर्क ही है, लेकिन ये इसकी डेटाबेस है। अब आपके पास सारा फॉर्मूला है, आपके पास आर की वैल्यू है, आपके पास आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, और उसको पुट करके आर्क लेंथ निकाल लो। जो लोग आंसर निकालें वो मुझे बताइएगा। इसमें अहमद कह रहे हैं 3.7। जी सर, यही आ रहा है। इसमें जो एक पॉइंट है जो जैनब ने रेस किया, नहीं सर, ये थिंक किसने रेस किया है, ये अहमद नहीं रेस किया है। अहमद सही कह रहे हैं कि आप किलोमीटर को मीटर में चेंज ना करें। मैंने इसको ओवरलुक किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि somebody फाउंड इट हियर, ये वाला ना। एक बच्चे ने कहा है कि आप इसको कन्वर्ट ना करें, क्योंकि आंसर को लाना ही किलोमीटर में है, तो फिर उसको मीटर में चेंज नहीं करते, फिर उसका ये वाला जो पार्ट है वो हटा देते हैं। सजेस्ट वाई क्रेटर्स ऑफ द सेम डायामीटर, why craters of the same diameter as that calculated in part 1 but on the surface of the Mars are not visible using the telescope। ये याद रखिएगा कि A2 में जो आंसर्स होते हैं वो कॉमन सेंस पे नहीं होते। जैसे कुछ लोग सोचेंगे इसका जवाब कि भाई मार्स तो बहुत दूर है, लेकिन असल में ये फोकस का चक्कर है ना, ऑलरेडी वो क्रेटर की लेंथ तुम्हारे पास आ गई है। तो तुम इसमें देखो कि इसका आंसर क्या होगा।
मैं इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट खोलता हूं और आप लोग उतनी देर इसका आंसर फॉर्म्युलेट कर लो। ये 42 है और उसका है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसकी जो एग्जामिनर रिपोर्ट है उसमें जो बात अभी अहमद ने कही थी उसने वही बात यहाँ पर हाईलाइट की है कि डेफिनेशन में कुछ लोगों ने वो जो एंगल सबटेंडेड वाली बात है वो क्लियर नहीं की। ये वाली देखो, ये वाली असल में वो लैंग्वेज है कि द पॉइंट एट विच द एंगल इज सबटेंडेड, वो अगर आप साथ क्लैरिफाई करते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद with few exception, part number 2, it was stated that Mars is further from Earth than Moon. However, few then link this fact with a smaller angle subtended on the telescope. देखो ये चीज असल आंसर है। वो कह रहे हैं कि ज्यादातर बच्चों ने ये आंसर लिखा कि भाई मून जो है, वो मैंने आपसे कहा था ना, बहुत सारे लोग सोचेंगे यही कि भाई मून तो बहुत दूर है, सॉरी मार्स तो जमीन से भी दूर है। तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन जितना दूर होते जाते हैं ना, वो फिर उसका जो एंगल है वो छोटा होता जाता है। वो दूर होता जाएगा तो एंगल छोटा होता जाएगा। असल में ये वजह है। तो तुम इसका पार्ट 2 का जो आंसर है वो इसी बात से लिंक करो कि मार्स जो है वो जमीन से ज्यादा दूर है कंपेयर टू मून से। उसको मून के मुकाबले में इट्स फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, लेकिन उससे एंगल छोटा हो जाएगा। रेडियन में एंगल वैसे ही छोटे होते हैं। अच्छा, जब रेडियन में एंगल छोटे होते हैं तो आंसर और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब डायामीटर और कम हो जाएगा। जितना छोटा डायामीटर होगा उसको देखना उतना मुश्किल होता जाएगा। दैट इज द रीजन कि जब मार्स के ऊपर कोई क्रेटर ढूंढने जाएंगे तो इस वाले मेथड से मार्स के ऊपर क्रेटर हमें नजर नहीं आएगा। ये तो सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, मतलब ग्रेविटेशन तक में आ गया, लेकिन सर्कल, प्योर सर्कल पे क्वेश्चन कम है। अभी तक एक ही प्रॉपर सवाल मिला है। चलो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कर लेते हैं। ये सवाल आया हुआ है नवंबर 2007। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा सब लोग। ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय अ रेडियन, ये हमने कर दिया। why one complete revolution is equivalent to an angular displacement of 2 pi radian। इसका पार्ट 1 तो हम कर चुके। अब पार्ट 2 कैसे होगा, इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि ये एक तरह की ना डेरिवेशन है। और आप ये याद रखें कि डेरिवेशंस तो मेमोरी होती हैं। पार्ट 2 की बात कर रहा हूं। अगर एस इज इक्वल टू आर थीटा हो तो जब आप कहते हो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन तो एस बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के। इन दोनों को कंपेयर कर लें तो 2 पाई आर इज इक्वल टू आर थीटा। आर आर कट जाएगा तो थीटा जो है वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन। छोटी सी डेरिवेशन है 2 स्टेप की।
चलें अब पढ़ें। An elastic cord has an unextended length of 13 centimeter. One end of the cord is attached to a fixed point C. A small mass of weight 5 Newton is hung from the free end of the cord. ये जो अगर तुम अहमद तुम अगर पार्ट 2 के बारे में पूछ रहे हो तो पार्ट 2 में तो डेरिवेशन है ना, तो 2 लाइनों में तुम कॉमा कॉमा डाल के डेरिवेशन कर दोगे। पार्ट 2 में तो तुम कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखोगे, बस डेरिवेशन करोगे। वो लाइनें दी हुई ना तो कंफ्यूजन होती है लोगों को। अच्छा, द कॉर्ड एंड मास आर नाउ मेड टू रोटेट एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा in a vertical plane about point C. When the chord is vertical and above C, its length is the unextended length of 13. और फिर ये घूमकर नीचे आ गया। फिर वो कहता है show that the angular speed of omega of the chord and mass is this much. फॉर्मूला होता है ओमेगा अच्छा, फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ये फॉर्मूला है। A2 में डेरिवेशंस और फॉर्मूलाज भरे हुए हैं। अब तुम बताओ कि मैं यहाँ पर इसमें टी कहाँ से लाऊं। मेरे पास अनएक्सटेंडेड लेंथ है, स्मॉल वेट दिया हुआ है और एक्सटेंड टू अ लेंथ ऑन 14.8। इसके पास एक वायर थी, उसकी ओरिजिनल लेंथ 13 थी। जब इसने मास लटकाया तो तार खिंच गई और वो खिंचकर 14.8 हो गई, लंबी हो गई ना तार। और फिर वो कह रहा है कि अब उसने उसको क्या किया कि उसने उसको एक वर्टिकल सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया। जब कॉर्ड वर्टिकल हो गई अबव सी के ऊपर जाकर, इट्स लेंथ इज द अनएक्सटेंडेड लेंथ ऑफ 13। तो जब ये वर्टिकल सर्कल में घूमेगा तो ऊपर जाके तार नॉर्मल 13 हो जाएगी और जब ये सी पॉइंट के नीचे आएगा तो तार खिंच के लंबी हो जाएगी, जैसे वो स्लैंकी वगैरह होते हैं ना जिनकी लेंथ बदलती है। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है। हमें डेटा में ना एक्सटेंशन दी हुई है। अब सवाल ये है कि एक तो ये फॉर्मूला है ओमेगा का, फिर एक और फॉर्मूला होता है जो आपके, जैसे आपने कहा एम आर ओमेगा, यहाँ पर इसने जो डेटा दिया हुआ है उसमें तो सारे अब जिनको याद होगा ये जो एक्सटेंडेड ये आपने पढ़ा था पिछले साल, और पिछले साल आपने पढ़ा था कि ये कहानी हुक्स लॉ से रिलेट करती है। उस बंदे ने कहा था F इज इक्वल टू के ई, उस तरफ भी जा सकते हैं। mg इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी अप्रोच है क्योंकि जब ये वर्टिकल पोजीशन पर आएगा तो ये उसके साथ इक्वेट हो सकता है। ठीक है, और ये एक स्टोरी बन सकती है। अब ये वर्टिकल सर्कल है, ये ऐसे सीधा सीधा घूम रहा है और अगर आप इसको, ये जब अपने उस पर पहुंचेगा ऑफ द कॉर्ड एंड मास इज 8.7। तो अब एक और अप्रोच ये है कि जब हम इसको ऐसे लटका देंगे ऐसे करके, तो ये इसका mg इसका वेट है और ये इसकी स्ट्रिंग में टेंशन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो अब ये अप्रोच है कि जी m उसके साथ देते हैं। अगर मैं उसमें इक्वेट कर दूं mg इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो m और m कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन r। ओमेगा इज इक्वल टू
अंडर रूट जी अपॉन आर। ये फॉर्मूला लगाकर तुम ओमेगा निकाल सकते हो। अब ये वाली वर्किंग शेयर करें, मतलब ये कैलकुलेशन मुझे करके दें। सर ऊपर स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा। हाँ, ये वाली कैलकुलेशन है और मैंने फॉर्मूला यहां लिख दिया। अब तुम्हें पता है कि ए लेवल में जी की वैल्यू तो ले लेते हैं 9.8, वो रखो और मुझे सॉल्व करके आंसर बता दो। सर आर इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा 13 और 14.8 अब का। ये अब बेसिकली यही सोचना है, क्योंकि ये बेसिकली सर्कल का, ये वाली जो पोजीशन है ये सर्कल का सेंटर है। नीचे जाते वक्त स्ट्रिंग खिंचेगा और ऊपर जाते वक्त छोटा हो जाएगा। अब ये यही चीज सोचने वाली है कि इसकी एक्सटेंशन जो है, क्या उसको लेंगे या लेंथ को 14.8 रखें या 13 रखें या माइनस करें, यही यही सोचना है। एक्चुअली यही सवाल की ट्रिक है। नहीं, एक्सटेंशन तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं। बट सर उसने ये भी तो डिफाइन नहीं किया कि ऊपर है या नीचे है। नहीं, सर ये हम तो इसको बेसिकली 13 ये वाली पोजीशन है ना, तो यहाँ पर आप जब इधर आ जाते। हाँ बोलो सदुष, बोले। हम इसको 13 ही लेंगे, क्योंकि अगर 13 और 14.8 दोनों लेंगे तो इलिप्टिकल हो जाएगा, और अज्यूम तो सर्कुलर करते हैं, तो उसकी ओरिजिनल हाँ, लेंथ ही ले लें। assumption होता है वो सर्कुलर होती है, और लोएस्ट पॉइंट पर जो है, ओहो फुप्पो को अब ख्याल आया क्लास में। हाँ जी सर, बिल्कुल। असल में जो अनएक्सटेंडेड लेंथ है वही ली जाएगी, जैसे दो तीन बच्चों ने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि उसी पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स के वो बराबर होगा। जब नीचे आएगा तो उसमें ना ये हुक्स लॉ वाली फोर्स ऐड हो जाएगी। The chord and mass rotate that the chord is vertically below C as shown. Calculate the length L of the chord assuming it obeys Hooke's law. The chord and mass rotate that the chord is vertically below C as shown in the figure. अब वो कह रहा है कि तुम्हें ये वाली जो लेंथ है, जब ये नीचे जाएगा तो जो स्ट्रिंग है वो खिंचेगी, और उसकी जो लेंथ होगी वो कैपिटल एल के बराबर हो जाएगी। अब तुमसे वो कह रहा है कि तुम उसकी ना वो लेंथ निकालो। अब तुम्हें पता है कि हुक्स लॉ जो है वो कैसे काम करता है। अब तुम्हें फॉर्मूला में तुम्हें बेसिकली ओमेगा मिल चुका है। अब तुम बताओ क्या करूं, मेरे पास या तो फोर्स निकालूं। हुक्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के ई, लेकिन मेरे पास के की वैल्यू नहीं है। तो सर के की वैल्यू को निकाल सकते हैं ना, अगर एफ 5 हो जाएगा और ई 14.8 में 1.8 हो जाएगी। इसी से शुरू करते हैं। उसने बोला हुआ है F इज इक्वल टू के ई, तो अब अगर हम के ई से यूज करें तो एक्सटेंशन तो निकल सकती है, लेकिन फिर फोर्स सदुस फोर्स कहां से लाएंगे?
सर फोर्स तो बॉल का वेट नहीं होगा 5 न्यूटन जो दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो ये बेसिकली होगा जब जो उसकी हाईएस्ट पोजीशन है ये वाली ना, देखो ये वाली पोजीशन है तो ये उसका वेट होगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर mg इज इक्वल टू के ई हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू mg अपॉन ई। अब क्या करें, फिर एक्सटेंशन रख दें। अब इसमें सारी वैल्यूज डाल दो और बेसिकली तुम्हें मास पता है इसका। सर वो मास नहीं है, वेट है लेकिन। हाँ सही है सही है सही, पूरा वेट रख लेते हैं 5 न्यूटन, सही कह रहे हो। मैंने अभी देखा कि उसने ना एम और जी को अलग नहीं किया हुआ, तो हम भी नहीं करते, ठीक है। हम भी ये करते हैं कि यहाँ पर वेट कर देते हैं, यहाँ पर वेट आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे जो है हाँ 1.8। सर इस तरह से नहीं होगा क्योंकि आंसर फिर वही आ जाएगा। क्या मतलब, सर आप वेट वही लेंगे ना, जब आप दोबारा लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो एक्सटेंशन की जो वैल्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी वही होगी और वेट भी वही होगा, तो वापस डिवाइड होकर एक्सटेंशन सेम आएगी, तो इस तरह से तो नहीं होगा ये। ये तो घूमते वक्त तो उसकी लेंथ 14.8 नहीं होगी ना, इससे तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट तो उससे मिल जाना चाहिए। फिर हम जब फॉर्मूला लगाएंगे एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो उसमें आर निकलेगा ना, वैसे करके देख लेते हैं, लेट्स सी लेट्स ट्राई। तुम लोग इसमें एक्सटेंशन डालो 14.8 माइनस 13 ना, खिंचकर कितना होगा 14.8। अच्छा ये वाली कैलकुलेशन करके के की वैल्यू निकाल दो। जब ये घूमना शुरू हो जाएगा तो F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर और F इज इक्वल टू के ई होगा, ये वाला। मीटर में एक्सटेंशन बाद में कर लेते हैं, आप लोग मुझे माइनस करके तो यहाँ पर वैल्यू दे दो इंटू 10⁻⁻², ठीक है। सर सर एफ डायरेक्ट 5 सेट हो जाएगा ना, क्योंकि वो बात तो एक ही होगी। क्या चीज F? एफ डायरेक्ट 5 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो अगर वहां जाके सेट करेंगे तो बात तो एक ही हो जाएगी। के ई यहाँ पे भी करेंगे तो 5 ही आएगा ना, वो 5 न्यूटन ही तो होगा, सेम वैल्यू जाएंगे के और ई की। हम्म, ठीक है करके देखो। सर ये क्वेश्चन जो आप करा रहे हैं कौन से ईयर का है? वेरी गुड क्वेश्चन, जब क्लास आधी से ज्यादा हो चुकी है उस वक्त आप उठ के आई हैं बेटा। ये है नवंबर 07 पेपर 4। चलो इसको सॉल्व करो, निकालना आर है। अच्छा चलो ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो सेंटीमीटर में चेंज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आंसर में वही चालाकी हो रही है कि आंसर में सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। हम लोग आर निकाल रहे हैं, वी आर फाइंड आर।
सर 0.13 यार। 0.13, ये कैसा आंसर आ रहा है? सर आपने इसका मास 5 क्यों रखा है? अरे यार आज क्या हो गया, सॉरी। हाँ सही है, सही। मास 5 तो नहीं है। मास क्या है इसका? फिर मास 5 नहीं रखा, वो सही तो 5 किया ओवर था, 9.81 होगा। तो वही तो लिखा था यार। वो तो यही तो मास होगा, लेकिन आंसर बहुत छोटा सा आ रहा है, आर की वैल्यू। सर हाँ बोलो। सर ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब वर्टिकल सर्कल है तो वर्टिकली जब बिलो है तो उस पे एक रूल बनता है ना कि आपका सेंट्रीपिटल टेंशन फोर्स जो है वो इज टू सेंट्रीपिटल हाँ, फोर्स, वो बन जाता है आपका वेट फोर्स। अगर वो लोएस्ट पॉइंट पर आता है तब ऐसा होता है, बिल्कुल जी ऐसा है। और ये तो, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि वर्टिकली बिलो सी है तो उस वक्त ये हाँ, रूल अप्लाई करके देखें, उससे हो जाएगा शायद। कौन सा वाला? जो फोर्स इन कॉर्ड है विच इज टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वही वर्टिकल सर्कल का मसला आ रहा है, जिसको हमने उस वक्त स्किप किया था जब क्लासेस बीच में कुछ गैप आया था ना। तो मेरे ख्याल में ये वही मसला आ रहा है। ये बेसिकली mg और mv स्क्वायर का सम है। जब लोएस्ट पॉइंट पर आएगा तो ये हो जाएगा कि ये दोनों का सम हो जाएगा। यार ये फॉर्मूला लिखवाने दें मुझे। मुझे इसमें लग रहा है कि शायद इसमें कुछ गलती मेरे एंड से हुई हुई है, या इसमें कुछ क्लासेस आगे पीछे जब हुई है ना तो वहां पर कुछ मसला हुआ है। देखें इसमें जो है, ये जो वर्टिकल सर्कल होता है, क्योंकि इसमें कई लोगों को समझ नहीं आ रहा, वर्टिकल सर्कल में क्या होता है कि जब आप सर्कुलर मोशन शुरू करते हैं तो आप लोएस्ट पॉइंट पर होते हैं। वहां पर W इज इक्वल टू mg होता है जब आप सर्कुलर मोशन शुरू करते हैं, और वहां पर टेंशन जो है वो वेट के बराबर होती है। अच्छा, अब जब आप आगे जाते हैं तो mg की फोर्स रिजॉल्व हो जाती है, और टेंशन जो है वो इस ऑब्जेक्ट को आगे पुश करती है। अब होता ये है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमने सीखा हुआ है कि बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। ये बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बनता है। अच्छा, जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं, जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये 180 हो जाता है, और लोएस्ट पॉइंट पर ये एंगल जो है वो 180 0 डिग्री होता है। तो असल में जिस फॉर्मूला का ये भी जिक्र कर रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि कुछ यहाँ पर हम मेरे एंड से कोई एक मिसिंग हुई है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी को भी याद नहीं आ रहा। T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। सर सर आपने, हमने ये नहीं पढ़ा। हाँ क्लास में आपने नहीं पढ़ाया, आपने नहीं वर्टिकल पढ़ाया। हॉरिजॉन्टल मोशन का नहीं पढ़ाया, ये ये यूट्यूब इस पे बच्चे किया ने है। भी मुझे हाईलाइट किया था, और मेरे नहीं। ख्याल में मुझे इसका फॉर्मूला लिखवा देना चाहिए था। मेरे ख्याल में ऐसा करो कि पहले ना तुम लोगों ने जहां फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, जहां तुम लोगों ने फॉर्मूलाज लिखे हुए सर्कुलर मोशन के, वहां पर आकर हेडिंग दे दो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक फॉर्मूला कॉपी करवा लेते हैं, इसकी कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला का मसला आ रहा है। ऐसे ना हेडिंग डाल दो और ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, सर और ये, हाँ बोलो। सर ये mg cos थीटा की जगह सिर्फ mg नहीं होगा? नहीं, वो तुम नीचे पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब तुम नीचे पढ़ोगे ना, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। यही तो बाकी लोग सदूस वगैरह दे आर सेइंग ना कि ये मिस हुआ है, और एक बच्चे ने मुझे हाईलाइट कर दिया था, लेकिन मुझे फिर उसको दोबारा चेक करना ख्याल नहीं रहा। एक बच्चे ने मुझे हाईलाइट कर दिया था कि ये आपने कवर नहीं किया। तो असल में जब तुम लोएस्ट पॉइंट पे जाओगे तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, तो तुम जो कह रहे हो खाली mg रह जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे जाओगे तो थीटा 180 होगा,
और mv² अपॉन r माइनस mg हो जाएगा। तो तुम इसको कॉपी करो, मैं बता देता हूँ। सब लोग इसको कॉपी करिएगा। ये फॉर्मूला नोट सेक्शन में ये फॉर्मूला मिसिंग है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि व्हेन वी यूज दिस फॉर्मूला, इसको याद कर लो, इसकी हेडिंग ऊपर डली हुई है। ये फॉर्मूला की सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई थी। तो आप सब लोग ये फॉर्मूला कॉपी कर लो। हाँ, वो हो गया। और अब वो जो काम हम कर रहे थे ना, अब उसको ठीक कर लो और उसमें ये फॉर्मूला लगा लो। बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट अहमद। ठीक है, अब आप आ जाओ। चले, अब ये वाला क्वेश्चन देखें। डिफाइन द रेडियन, ये वही डेफिनेशन फिर दोबारा मांग रहा है। A small mass is attached to a string. The mass is rotating about a fixed point at a constant speed as shown. Explain what is meant by the angular speed about point P of the mass. तो इसकी डेफिनेशन दे दो कि एंगुलर स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर स्पीड जो होती है ना ओमेगा, उसका फॉर्मूला होता है सर ये एंगुलर वेलोसिटी का वो डेफिनेशन नहीं हो फॉर्मूला दे जाएगा? दो। हॉरिजॉन्टल फ्लैट, वो असल में दोनों के सिमिलर है, वो बेसिकली दोनों को अलग अलग नहीं करते ना। तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड को डेफिनेशन के हद तक आप सेम रख सकते हो। वो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप उससे रिलेट कर दो, एंगुलर उसी के साथ खुद ब खुद आ जाएगा। A horizontal ओके सर। flat, a horizontal flat plate is free to rotate about a vertical axis through its center. A small mass m is placed on the plate a distance d from the axis of rotation. The speed of rotation of the plate is gradually increased from 0 until the mass is seen to slide off the plate. वो एक प्लेट है जो घूम रही है और उस पर कुछ मास रखा हुआ है, और वो कह रहे हैं किसी पॉइंट पर आके ना मास निकल जाता है प्लेट से। The maximum frictional force between the plate and the mass is given by this expression. The distance d is 35. ठीक है, determine the maximum number of revolution of the plate per minute. ये जो मतलब है RPM, और RPM जो होता है वो असल में ओमेगा की एक यूनिट होती है। अब इसको शुरू कैसे करोगे? वो कह रहा है डिस्टेंस d जो है वो 35 है। अगर तुम चाहो तो उसको रेडियस बना लो।
और ये जो तुम्हें फोर्स दी हुई है ये फ्रिक्शनल फोर्स है और यही फोर्स नजर आ रहा है कि इसको होल्ड कर रही है, वरना तो ये स्लिप कर जाएगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। W का मतलब है, W इसका, W जो लिखा हुआ है given by this, W is the weight of the mass M। लेटर कंफ्यूज करने की दिया है, लेकिन हमारा W is the weight of the mass M। तो अब ऐसा करते हैं कि इसी से अगर शुरू करें तो F इज इक्वल टू 0.72W। F की जगह रख देते हैं mr ओमेगा स्क्वायर 0.72 और वेट की जगह रख देता हूं mg। अगर मैं दोनों तरफ से m कैंसिल कर देता हूं तो मेरे पास बचेगा r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.72g। आप मुझे हेल्प करो और मुझे ओमेगा कैलकुलेट कर दो। ख्याल रखना जो डिस्टेंस d है वो सेंटीमीटर में है। So 4.49 4.49 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, बाकी लोग भी कंफर्म कर दो कि उनके पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है। जी सर, ओमेगा यही आ रहा है। ये आ रही रेवोल्यूशंस ऑफ द प्लेट पर मिनट। ऐसा करते हैं कि रेशियो मेथड लगाता हूं, 4.49 रेडियंस इन 1 सेकेंड, मुझे जाना है पर सेकेंड ना, तो मैं 60 सेकेंड पे चला जाता हूं और इसको x कर देता हूं। तुम लोग मुझे ये x निकाल दो। है 0.47। Sir 269.4 हाँ 269.4 ये है सर, रेडियंस। लेकिन ये पहले ये तो रेशियो मेथड है ना, जैसे मर्जी लगाओ, रेशियो तुम्हारी नहीं चॉइस नहीं होती सर, है। हाँ मैं बोलो। बोल रहा हूँ वो पहले 2 से कंपेयर नहीं होगा क्योंकि हाँ तो वो होता है ना कि तो एक ही बात है ना। देखो 4.49 रेडियन पर सेकंड है, तो मैंने अभी रेडियन को उसमें चेंज नहीं किया। मुझे पता चल गया कि 60 सेकंड में कितने रेडियंस हैं। अब तुम जो कह रहे हो वो तुम अब लिख लो, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो यहां मैं कर देता हूं x और यहां कर देता हूं 269.4 रेडियन। अब तुम x को सॉल्व कर लो। ठीक है सर। चलो अभी जल्दी से x निकालो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालो। वो रेशियो मेथड, रेशियो में तुम्हारी चॉइस होती है, जैसे मर्जी घुमा लो। सर 43 आंसर आ रहा है, 42.9 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे 43। कितना आ रहा है? 43। सही है। 2-3 लोग ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी लोग जो है ना वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे। अच्छा, अब हमने इसमें कुछ कैलकुलेशन कर ली और हमने बेसिक कुछ आज रिवीजन कर ली, फॉर्मूला रिवाइज कर लिए। आई विल ट्राई कि कल भी हम एक क्लास रखें और कुछ थोड़ी सी डिस्कशन और हो जाए। मैंने फॉर्मूला आपको कॉपी करा दिया है, आप कोशिश करो कि थ्योरी देख लो, फॉर्मूलाज देख लो, क्योंकि इसमें ना एक मसला आता है जो सबको आएगा, वो ये कि इसके स्टैंड अलोन क्वेश्चंस बहुत कम हैं। सर्कुलर में मैं कोशिश करूंगा कि डेफिनेशन वगैरह पूछ लें, बेसिक कैलकुलेशन करवा लें। स्टैंड अलोन क्वेश्चन इसमें बहुत कम है, मुश्किल से कुछ 4-5 ही मिलेंगे, मैं बहुत खींच लें तो 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज का काम यहीं तक है और आई विल ट्राई कि कल हम एक क्लास और रख लें और इसको फिर हम उसमें भी कवर करें। ठीक है, एनीवेज
किसी के पास, अच्छा किसी के पास अगर कोई क्यूरी हो, मैंने रखा इसलिए था क्लास को, अगर किसी के पास कोई क्यूरी है तो वैसे क्लास खत्म है, जो जाना चाहे वो जा सकता है, लेकिन मैंने रखा था थोड़ा आखिर में थोड़ा सा टाइम कि अगर किसी के पास कोई क्यूरी है तो पूछ ले। So no one is asking any question. सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रेडियन है, जो बहुत पेपरों में आई है, भर भर के आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर है। सर सर्कल के मिडिल में, वर्टिकल सर्कल में जब वो मिडिल में पहुंचता है उसके दो फॉर्मूला होते हैं ना, तो क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिडिल में सर पहुंचता है क्या मतलब? सर मिडिल में फॉर एग्जांपल हम स्टोन को घुमा रहे हैं एक रोप से कनेक्ट करके, तो जब वो सपोज जब वो ऊपर जा रहा है तो मिडिल में पहुंच रहा है तो टी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। बट अगर वो जैसे नीचे आ रहा है देन अंडर टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट mv स्क्वायर अपॉन r होल स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर लगेगा। हाँ, लेकिन ये तो ऐसी तो कोई चीज नहीं हमें करनी, तुम्हें कहाँ से मिला ऐसा? ये ऐसा तो कोई सवाल नहीं, ये तो बेसिकली हमारे यहाँ तो सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट है बस, मिडिल वाला तो नहीं। हमें तो बस देखो, ये जो एक मिसिंग हुई थी वो इस वजह से हो गई थी, बीच में कुछ गैप आया था। हमें तो बस ये जो एक फॉर्मूला है ना, ये वाला देखो, ये हमें तो बस ये फॉर्मूला याद करना है बस। ठीक है सर। चले फिर आज का काम यहीं तक है, इसको फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, थैंक यू अल्लाह सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।